गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम अपनी ज़बान क्लास 6 चैप्टर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है गांधी जी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गांधी जी एक ही बहुत ही बड़ी शख्सियत है और हिंदुस्तान की आज़ादी में इनका बहुत अहम रोल रहा है। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इन्होंने कई तहरीकें चलाई हैं, जिनमें से अगर हम बात करें दांडी मार्च, सत्याग्रह और इस तरह से कई इन्होंने तहरीकें चलाई है। तो दोस्तों और स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सन 1921 का जिक्र है। मैं LLB का तालिब इल्म था। गांधी जी मेरे वतन मेरठ में तशरीफ़ लाए। मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक़ था। आखिर मेरी आरज़ू बर आई और मुझे उनकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला। बात करते करते गांधी जी ने मेरे अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया, देसी क्यों नहीं पहनते। स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में ये कहा गया है, कहने वाला इस चैप्टर के जो राइटर है वो कह रहे हैं अपने बारे में कि हम उस टाइम जिस वक्त गांधी जी मेरे गांव में आए थे, मेरठ में आए थे, मेरे शहर में, उस टाइम मैं LLB का स्टूडेंट था, यानी मैं लॉ कर रहा था। और ये बात कब की है? 1921 की है। तो 1921 में जो चैप्टर के राइटर है वो लॉ के स्टूडेंट्स थे। उस टाइम गांधी जी मेरठ लाए थे। जो राइटर है, जो मुसन्निफ हैं, उनको गांधी जी से मिलने का बहुत शौक़ था पहले से ही, लेकिन जब वो उनके घर आए तो उनकी जो ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश उनकी पूरी हो गई। जब उनसे मुलाकात हुई तो अचानक से गांधी जी की नज़र जो है उनके कपड़े पर पड़ती है, उनके ड्रेस पर पड़ती है, अचकन पर। अचकन कहते हैं, एक ड्रेस है टाइप का, उसको कहते हैं, ठीक है। उन्होंने फरमाया कि देसी क्यों नहीं पहनते हो, यानी तुम्हारे अपने मुल्क के जो कपड़ा है वो क्यों नहीं पहनते हो। मैंने अर्ज़ किया, 3-4 देसी चीज़ें मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। देसी आम खाता हूँ, देसी पान खाता हूँ, देसी आलू खाता हूँ और देसी शक्कर इस्तेमाल करता हूँ। क्या ये काफ़ी नहीं है? तो जो मुसन्निफ हैं उन्होंने जवाब दिया कि गांधी जी देखिए, हम तो 4 चीज़ें ऐसी हैं, 3-4 चीज़ें जो हमेशा मैं देसी ही इस्तेमाल करता हूँ। उनमें से तो एक हो गया आपका आम हो गया, पान हो गया, आलू हो गया और शक्कर यानी चीनी। मैं हमेशा इसे इस्तेमाल करता हूँ जो देसी ही है। गांधी जी बड़े ज़ोर से कहा लगाया और फरमाया, यानी बहुत ज़ोर से हंसे, तब तो आपके लिए देसी कपड़ा पहनना और भी आसान है। एक ही देसी चीज़ को तो और इजाफा करना है, क्या है, इसी में ऐड करना है। बल्कि उन्होंने कहा गांधी जी ने कि देखिए, तब तो बहुत अच्छी बात है। आप जब पहले से ही देसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करना, एक चीज़ और बढ़ा लेना, इजाफा कर लेना आपके लिए तो बहुत आसान है। इसके बाद मुतअद्दिद बार कई बरस के वक्फे से मुझे गांधी जी की खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला, मगर हैरत है कि हर मर्तबा मुझे देखते ही उन्हें मेरी 4 देसी चीज़ों में अपनी उस 5वीं चीज़ का ख्याल आ जाता। अब इसके बाद जो है ना, जो मुसन्निफ हैं उनको गांधी जी से कई बार मिलने का मौका मिला, टाइम टू टाइम, यानी कुछ दिन छोड़ करके उनसे उनकी मुलाकात होती रही। लेकिन जब भी उनसे मुलाकात होती थी तो गांधी जी फ़ौरन उस 5वीं चीज़ के बारे में बात करते थे। कौन सी 5वीं चीज़? वो ड्रेस के बारे में, कि ये 5वीं चीज़ तुम अपना देसी क्यों नहीं पहनते हो, कपड़ा जो तुम पहनते हो, जो तुम्हारा ड्रेस वो देसी होना चाहिए। 1945 का ज़माना था। गांधी जी मसूरी पहाड़ पर बिरला हाउस में ठहरे हुए थे। मैं भी उस साल मसूरी गया हुआ था और गांधी जी की खिदमत में कभी कभी हाजिर होता रहता था। अब क्या हुआ कि 1945 में गांधी जी मसूरी आए हुए थे और बिरला हाउस में ठहरे हुए थे। उस टाइम जो मुसन्निफ है, इस चैप्टर के लिखने वाले, वो भी वहाँ कभी कभार जाया करते थे और वो उस साल जो है मसूरी वो गए हुए थे। वहाँ भी गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई। मसूरी में उन दिनों बहुत से लद्दाखी मजदूर आए हुए थे। लद्दाख कश्मीर में एक जगह है, यहाँ के रहने वालों को लद्दाखी कहते हैं। वो हर साल गर्मी के मौसम में काम की तलाश में मसूरी और दूसरे मकामात पर आ जाते हैं। यह सब के सब या उनमें से ज़्यादातर मुसलमान थे। अब ये होता है कि लद्दाख एक कश्मीर का ही एक इलाका है। गर्मी के मौसम में वहाँ के लोग मसूरी आ जाते हैं काम की तलाश में, और जो आने वाले होते हैं उनमें से ज़्यादातर क्या होते हैं? मुसलमान होते हैं। बेचारे बहुत गरीब थे। एक फटे हुए जांघिए और पेवन लगे हुए शलों के सिवा उनके बदन में कुछ ना होता था। रात के वक्त टाट के बोरे में लिपट जाते थे। यही टाट का बोरा उनका लिहाफ था और यही उनका गद्दा।
उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरस आया और उन्होंने उनकी इमदाद के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ों पर गौर करना शुरू किया। अब ये हुआ कि स्टूडेंट से जो वो लोग आए हुए थे बेचारे बहुत गरीब थे, उनके पास जो पैंट था वो भी बिल्कुल फटा हुआ था और एक चादर जो होती थी वो भी बिल्कुल पेवन लगी हुई, यानी जो जगह जिस जगह पर फट जाती है कोई चादर वगैरह वहाँ पर दूसरा कपड़ा हम चिपका देते हैं, उसी को हम पेवन कहते हैं। तो उस तरह की चादर होती थी। रात में जब वो सोते थे तो क्या होता था, उनके पास बिस्तर नहीं होता था, ना गद्दा होता था। तो क्या करते थे, जो बोरा होता था उसी बोरा को वो लिपट लेते थे, उसी पर भी सो जाते थे। तो ये उनकी हालत थी। जो लद्दाख से जो लोग आते थे, लद्दाखी लोग, वो इस सिलसिले में गांधी जी क्या किए कि गौर व फिक्र करना शुरू किए कि भाई कौन सा तरीका अपनाया जाए कि इनकी मदद की जाए, ये बहुत ज़्यादा गरीब है। ठीक है, इस सिलसिले में गांधी जी ने एक ऐसी इमारत की तामीर की तहरीक भी शुरू की जहां पर ये बेचारे पहाड़ी मजदूर ठहर सके और उनसे उसका किराया ना लिया जाए। शायद उस इमारत के लिए 1.5 लाख रुपये के वादे भी हो गए थे। अब जब गांधी जी सोचने लगे कि भाई इनको रहने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, तो फिर इन लोगों ने आपस में मशवरा किया कि देखिए ऐसा होना चाहिए कि एक घर बनाया जाए और घर में इन लोगों को रहने के लिए जगह दिया जाए और इनसे फ्री में इन्हें रखा जाए, पैसा ना लिया जाए। तो फिर जब इनका मशवरा हुआ तो इन्होंने इस घर के लिए 1.5 लाख रुपया पास किए कि हाँ इस घर को बनाने में हमें 1.5 लाख रुपया लगेंगे, इसलिए चलो अब हमें घर बनाना चाहिए पैसे जमा करके। एक दिन मैं बैठा हुआ था कि ये जिक्र चला कि उस इमारत का नाम क्या रखा जाए। कई नाम तजवीज़ हुए मगर गांधी जी को कोई नाम पसंद न आया। आखिर फैसला हुआ कि उसे धर्मशाला कहा जाए। मैंने अर्ज़ किया उस इमारत का नाम आप गरीब खाना क्यों नहीं रखते। अब क्या हुआ कि सब लोग बैठे हुए थे तो बात ये होने लगी कि भाई वो जो घर बनेगा उस घर का नाम क्या होना चाहिए। तो सब ने अपना अपना मशवरा दिया, तो लेकिन गांधी जी को पसंद नहीं आया। ठीक है, फिर आखिर में ये फैसला हुआ कि नहीं इस घर का नाम धर्मशाला होना चाहिए। तो फिर जो मुसन्निफ वो कह रहे हैं कि नहीं, इसके बाद मैंने एक मशवरा दिया, एक राय दी, वो ये कि भाई इस घर का नाम गरीब खाना होना चाहिए, यही बेहतर होगा। ठीक है, एक और साहब वहाँ बैठे हुए थे, बोले गरीब खाना तो शायद अपने ही घर को कहते हैं। मैंने कहा जी हाँ कहते तो हैं, लेकिन अपने गरीब को गरीब खाना महज इनकिसारी की वजह से कहते हैं। खुद को गरीब फ़र्ज कर लेते हैं और अपने घर को गरीब खाना करार देते हैं, वरना गरीब खाना के माना गरीब के घर के सिवा और कुछ नहीं है। जो दूसरे साहब जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि भाई गरीब खाना क्यों नाम होना चाहिए, गरीब खाना तो हर घर को कहते हैं, फिर इसके अंदर स्पेशलिटी क्या रह जाएगी इस घर के अंदर। तो इन्होंने कहा देखिए गरीब खाना तो हर घर को कहते हैं, सही बात है, लेकिन जो घर वाला होता है वो गरीब खाना इसलिए कहता है, वो अपनी इनकिसारी की वजह से अपने आप को कमतर दिखा करके वो अपने घर को गरीब खाना कहता है। लेकिन असल में गरीब खाना तो वो ये होना चाहिए, इसका कोई ये नहीं कि मतलब आम बात नहीं है। गरीब खाना मतलब गरीब खाना के मतलब वो होता है कि जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। ऐसे तो इंसान जब गरीब खाना खाता है अपने घर को तो वहाँ पर इनकिसारी जाहिर करना मकसद होता है, ये उन्होंने कहा। गांधी जी को ये नाम पसंद आया। इसके बाद मुझे मालूम ना हो सका कि वह इमारत बनी भी या नहीं और उसका नाम गरीब खाना रखा गया या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं हम लोग। गांधी जी झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सत्याग्रह आश्रम में नेक चलनी और सच्चाई के कवायद बड़े सख्त थे, यहाँ तक कि बच्चों को भी उनकी पाबंदी करनी पड़ती थी। एक दफ़ा एक नौजवान आश्रम में रहने के लिए आए। ये बीए पास कर चुके थे। दस्तूर के मुताबिक गांधी जी ने ये काम किया कि 3 महीने तक वो आश्रम में रोज़ाना झाड़ू दिया करें। तो क्या होता था कि आश्रम में जो लोग रहते थे उन्हें काम बांट दिया जाता था कि देखो आपको ये काम करना है, वो काम करना है। तो ये एक नौजवान आया था जो बीए पास था, इनका काम मिला था कि आपको डेली आश्रम में झाड़ू लगाना है। ठीक है, आश्रम में लोग बहुत कुछ सीखते हैं वहाँ पर जा कर के। उस नौजवान को बच्चों से बड़ा उन्स था और बच्चे भी उससे बहुत मानुस थे। एक दिन आश्रम की एक 8 साला लड़की उस नौजवान से एक लेमू छीनना चाहती थी। वह उस लड़की के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते उसे थका दिया लेकिन लेमू नहीं दिया। लड़की तंग आकर रो पड़ी। असल में ये लेमू आश्रम के एक मरीज के वास्ते था। उस लड़की को कैसे दे दिया जाता। जब लड़की रोने लगी तो उस नौजवान की कुछ समझ में न आया कि अब क्या करें।
आखिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने लेमू हाथ में लेकर जोर से अपना हाथ हिलाया और ये जाहिर किया कि जैसे लेमू को साबरमती नदी में फेंक दिया हो, मगर असल में ऐसा नहीं किया था, बल्कि लेमू को अपनी जेब में रख लिया था। अब लड़की का ध्यान नदी की तरफ गया और कहने लगी, मैं लेमू को नदी से निकाल लाऊं, किनारे ही पर तो होगा। अब क्या हुआ कि आश्रम में झूठ बोलने की इजाज़त किसी को नहीं थी, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी इसकी इजाज़त नहीं थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो नौजवान था, उस नौजवान के हाथ में एक लीमू था जो एक मरीज़ के लिए था। एक छोटी सी लड़की, 8 साल की लड़की थी, वो लेमू चाह रही थी, लेकिन वो लेमू नहीं दे दिया क्योंकि वो मरीज़ का लेमू था। आखिर में वो लड़की जब बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगी तो उन्होंने ये उनके तरफ, नदी की तरफ फेंकने का इशारा किया और ये समझा दिया कि देखो हमने फेंक दिया। लेकिन क्या है, बात बात में, हाँ, लेकिन उसने फेंका नहीं था, दरअसल वो नींबू उसके जेब में रखा हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं। नौजवान ने जवाब दिया, लेमू डूब गया, अब तुम उसे निकाल सकती। बात आई गई हुई। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मरीज के कमरे की तरफ जाते हुए उस नौजवान ने अपनी जेब से रुमाल जो निकाला तो उसके साथ लेमू भी जेब से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। लड़की हक्का बक्का रह गई और नफरत से नौजवान की तरफ देख बोली, अच्छा, आपने मुझसे झूठ बोला। लेमू आपने जेब में रख लिया था और मुझसे कह दिया कि मैंने नदी में फेंक दिया। आश्रम में रहकर आपने इतनी बुरी बात की। मैं बापू से कहूँगी कि आप झूठ बोलते हैं। अब ये हुआ जब उसे ये बता दिया था कि हमने लेमू जो है हमने फेंक दिया है नदी में, तो लड़की बोली, नहीं, हम निकाल लाएंगे। बोले, अच्छा निकाल लाओगे? बोला, हाँ निकाल लाएंगे। लेकिन फिर बात करते करते दोनों मरीज़ के कमरे में गए। लेकिन जैसे उस नौजवान ने अपना रुमाल निकाला तो इत्तेफाक से रुमाल के साथ साथ लेमू भी गिर गया। अब लड़की ने देख लिया, वो लड़की हक्का बक्का रह गई, हैरान रह गई, अरे आपने तो झूठ बोल दिया। मैं बापू से जा करके बताती हूँ इस बारे में, क्योंकि यहाँ तो झूठ बोलना गलत बात है। आप आश्रम में रह करके झूठ बोल रहे हैं, यहाँ ऐसा रूल नहीं है, ऐसा कानून नहीं है, ये बहुत गलत बात है। फिर क्या हुआ कि वो लड़की जो है वो ये बात कह करके वो गांधी जी के पास जाती है। यह कहकर वह भागी और सीधी गांधी जी की खिदमत में पहुंची और उनसे कह दिया कि फलां आदमी ने इस तरह झूठ बोला। गांधी जी ने कहा, हम मालूम करेंगे कि क्या बात है और क्यों उन्होंने झूठ बोला। शाम को दुआ के बाद गांधी जी ने उस नौजवान को बुलाया और उससे पूछा कि क्या बात थी। उसने सारा किस्सा सुना दिया और कहा, यह सब मजाक था। गांधी जी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, देखो, आइंदा से इस बात का ख्याल रखो कि बच्चों से मजाक में भी झूठ ना बोलो। अब ये हुआ, गांधी जी ने ये सारी बातें मालूम कर ली कि भाई क्यों तुमने झूठ बोला था। तो उस नौजवान ने सारा वाक़या सुना दिया कि गांधी जी, असल बात ये है कि ये लेमू जो है ये एक मरीज़ का लेमू था, ये मांग रही थी हमसे, जिद कर रही थी बहुत ज़्यादा। फिर हमने इसे फेंकने का बहाना कर दिया, इस तरह से हमने इसे झूठ बोल दिया ताकि मैं इसे ना दूं। और वो कैसे देता, वो एक मरीज़ का था। तो गांधी जी मुस्कुराने लगे और उन्होंने सबक दिया कि देखो, बच्चों के सामने भी झूठ नहीं बोलना है। तो क्या होगा, अगर बच्चे के सामने आप झूठ बोलेंगे तो बच्चे भी झूठ बोलना सीख जाएंगे। ठीक है। अब इस चैप्टर को लिखने वाला कौन है? हामिदुल्लाह अफसर है इसके लिखने वाले। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग अल्फाज माने देखेंगे। इश्तियाक मतलब शौक, आरजू बराना मतलब मुराद पूरी होना, अचकन मतलब शेरवानी जैसा एक लिबास, देसी मतलब अपने देश का, कहा मतलब जोर की हंसी या ठट्ठा, मुतादिद मतलब कई या एक से ज़्यादा, कहा मतलब खाली वक्त, मोहलत या फुर्सत। मकामात मतलब मकाम की जमा है, जगह। शलोका मतलब एक कुर्ता जो सीने से कमर तक का होता है। पेवन मतलब किसी फटे हुए कपड़े में दूसरे कपड़े का जोड़। तरस आना मतलब रहम आना। इमदाद मतलब मदद। तजवीज़ मतलब तदबीर या राय। तहरीक मतलब किसी काम के लिए उभारना या आमादा करना। धर्मशाला मतलब मुसाफिरों के ठहरने की जगह। इनकिसार मतलब खुद को मामूली और कमतर समझना। बर्दाश्त मतलब सहना। आश्रम मतलब पनाह की जगह। फ़र्ज करना मतलब वक्ती तौर पर मान लेना। नेक चलनी मतलब अच्छा चाल चलन। कवायद मतलब कवायद की जमा है, कायदा की जमा है, उसूल या उसूल। दस्तूर मतलब कायदा या कानून। उन्स मतलब मोहब्बत या प्यार या लगाव। मानुस के मतलब जान पहचान। तंग आना मतलब परेशान हो जाना। हक्का बक्का रह जाना मतलब हैरान रह जाना। आइंदा मतलब आने वाला वक्त। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके आगे हम लोग सवाल जवाब पढ़ेंगे। सोचिए और बताइए। सवाल नंबर 1, गांधी जी कहाँ तशरीफ़ ले गए थे? जवाब, गांधी जी मेरठ तशरीफ़ ले गए थे। सवाल नंबर 2, गांधी जी ने अचकन की तरफ इशारा करके क्या फरमाया?
जवाब, गांधी जी ने अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया कि देसी क्यों नहीं पहनते। सवाल, गांधी जी ने कहा क्यों लगाया। जवाब, जब हामिदुल्लाह अफसर ने कहा कि मैं देसी आम, देसी पान, देसी आलू खाता हूँ और देसी शक्कर इस्तेमाल करता हूँ, ये सुनकर गांधी जी ने बड़े ज़ोर से कहा लगाया। सवाल नंबर 4, गांधी जी मसूरी में किस जगह ठहरे हुए थे। जवाब, गांधी जी मसूरी में पहाड़ पर बिरला हाउस में ठहरे हुए थे। सवाल नंबर 5, लद्दाखी मजदूर गर्मी के मौसम में मसूरी किस लिए आते थे। जवाब, लद्दाखी मजदूर हर साल गर्मी के मौसम में काम की तलाश में मसूरी आते थे। सवाल नंबर 6, लद्दाखी मजदूरों पर गांधी जी को क्यों तरस आया। जवाब, लद्दाखी मजदूर बेचारे बहुत गरीब थे। उनके बदन पर फटे हुए कपड़े और पेवन लगे हुए कपड़े के सिवा कुछ न होता था। रात के वक्त टाट का बोरा ही उसके लिए लिहाफ और गद्दा होता था। उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को तरस आया। सवाल नंबर 7, गरीब खाना किस घर को कहा जाता है। जवाब, गरीब खाना अपने घर को महज इंकिसारी की वजह से कहते हैं, वरना गरीब खाना माना गरीब के घर के सिवा कुछ नहीं और दूसरे के घर को दौलत खाना कहा जाता है। सवाल नंबर 8, सत्याग्रह आश्रम में किन कवायद की पाबंदी होती थी। जवाब, सत्याग्रह आश्रम में नेक चलनी और सच्चाई के कवायद की पाबंदी होती थी। सवाल नंबर 9, बच्ची को नौजवान क्या वाकई धोखा देना चाहता था। जवाब, नौजवान बच्ची को धोखा देना नहीं चाहता था। उसने ये सब कुछ मजाक में कहा था क्योंकि लेमू मरीज के लिए लाया था। खाली जगहों को सही लफ्ज से भरिए। मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक था। तो यहाँ पर शौक आएगा स्टूडेंट्स। नंबर 2, 3-4 देसी चीज़ें मुस्तकिल इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर मुस्तकिल आएगा। गांधी जी ने बड़े ज़ोर से कहा लगाया। तो यहाँ पर कहा आएगा। नंबर 4, मसूरी में उन दिनों बहुत से लद्दाखी मजदूर आए हुए थे। तो यहाँ पर क्या आएगा, आए। वह हर साल गर्मी के मौसम में काम की तलाश में मसूरी और दूसरे मकामात पर आते जाते थे। तो यहाँ पर क्या आएगा, मसूरी आएगा। उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरस आया। यहाँ पर गांधी जी भरेंगे। आखिर फैसला हुआ कि उसे धर्मशाला कहा जाए। तो क्या आएगा यहाँ पर, धर्मशाला। वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए। तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं वाहिद से जमा और जमा से वाहिद। तो यहाँ पर है वाहिद, यहाँ पर है जमा, ठीक है। फिर यहाँ पर जमा, फिर यहाँ पर वाहिद है। तो ख्याल वाहिद है, इसकी जमा है ख्यालात। इमारत वाहिद है, इमारतें इसकी जमा है। तरकीब वाहिद है, तराकीब जमा है। इत्तेफाक वाहिद है और इत्तेफाकात जमा है। अब जमा से वाहिद देखेंगे। मवाक़े जमा है, इसका वाहिद है मौका। मकामात वाहिद है, जमा है, इसका वाहिद है मकाम। तजावीज़ जमा है और इसका वाहिद है तजवीज़। ठीक है स्टूडेंट्स। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तालिब इल्म, वतन, मौका, इजाफ़ा, खिदमत, तामीर। अल्फाज यहाँ है, यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है जुमलों में। तालिब इल्म, तालिब इल्मी का ज़माना बहुत अच्छा होता है। वतन, मुझे अपने वतन से बहुत प्यार है। मौका, हमें हर काम का मौका देखकर करना चाहिए। इजाफ़ा, इल्म से मालूमात में इजाफ़ा होता है। खिदमत, माँ बाप की खिदमत करना फ़र्ज़ है। तामीर, सरकार ने बच्चों के लिए बहुत से स्कूल तामीर कराए। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अपनी ज़बान क्लास 6 चैप्टर 8 हम लोगों ने पढ़ लिया है। वीडियो कैसे लगी हो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।